हेलो एंड वेलकम टू अनदर वीडियो ऑफ वीएस क्लासेस। टुडे वी विल स्टडी मैथ। आज हम मैथ पढ़ेंगे और मैथ में क्लास 12th का चैप्टर फर्स्ट जो कि आपका है रिलेशन एंड फंक्शन। हम रिलेशन एंड फंक्शन पढ़ेंगे। आपके पूरे चैप्टर में क्या क्या चीजें हैं उसके बारे में सबसे पहले डिस्कस करेंगे। सारा कुछ तो हम इसमें डिस्कस नहीं करेंगे, कुछ चीजें इसमें डिस्कस करेंगे, बाकी के नेक्स्ट पार्ट में रहेंगे। आइए देखते हैं। सबसे पहले आपका चैप्टर क्या है? रिलेशन एंड फंक्शन। आपका चैप्टर है रिलेशन एंड फंक्शन। ठीक है, इंट्रोडक्शन में देख लेते हैं हम ये कि इस पूरे चैप्टर में हम क्या क्या पढ़ेंगे। हम पढ़ेंगे रिलेशन, किस किस टाइप के रिलेशन होते हैं। ठीक है, फंक्शन, फंक्शन क्या होता है, रिलेशन क्या होता है। ठीक है, टाइप्स ऑफ रिलेशन क्या है, फिर बाइनरी ऑपरेशंस, फिर बाइनरी ऑपरेशंस क्या होते हैं, सबको एक एक करके हम डिस्कस करेंगे। इस वीडियो में हम देखेंगे कि रिलेशन क्या, और रिलेशन देखने से पहले सबसे पहले हम क्या कहते हैं, रिलेशन पे ही पहले जंप नहीं करेंगे, उससे पहले एक ओवरव्यू देखेंगे कि रिलेशन से पहले क्या क्या चीजें हमको समझनी होंगी कि रिलेशन को पढ़ने के लिए कि उसमें कौन कौन सी चीजें, कौन कौन से वर्ड का जो यूज कर रहे हैं उसका मतलब हमें पता है कि नहीं, तो उसके बारे में हम जानते हैं कि उसको क्या बोलते हैं। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। रिलेशन को समझने से पहले हम देख लेते हैं उसमें जो सारी चीजें यूज होंगी उनके बारे में कि उनको क्या बोला जाता है, वो क्या होती हैं, ये सारी चीजें। सबसे पहले हम देखेंगे सेट क्या होता है, देखते हैं। ठीक है, A well defined collection of a object is called a set। मतलब किसी भी ऑब्जेक्ट का वेल डिफाइंड कलेक्शन होगा वही क्या कहलाएगा, आपका सेट कहलाएगा। वेल डिफाइंड कलेक्शन कैसे हो सकता है? सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स, सेट ऑफ ऑड नंबर्स, सेट ऑफ इवन नंबर्स। ये सारे, जैसे आपने ले लिया सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स, मतलब ये डिफाइंड है कि इसमें कौन कौन से नंबर आएंगे। सेट ऑफ ऑड नंबर ले लिया आपने तो ये भी डिफाइंड है कि इसमें ऑड नंबर में कौन कौन से नंबर होते हैं। इवन ले लिया आपने तो इसमें भी ये चीज डिफाइंड है ना कि हमें इसमें कौन से नंबर आएंगे, तो वही कहलाएगा आपका। मतलब कोई भी आप ऑब्जेक्ट ले रहे हो तो उसका वेल डिफाइंड कलेक्शन होना चाहिए, वही कहलाएगा आपका सेट। ठीक है, अ वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड अ सेट। मतलब वेल डिफाइंड कलेक्शन होना चाहिए, वही क्या कहलाएगा, आपका सेट कहलाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। इफ ए इज एन एलिमेंट ऑफ अ सेट ए, मतलब किसी सेट ए का कोई एलिमेंट है ए। ठीक है, आपका सेट ए है, उसका एलिमेंट है ए, तो क्या आप उस चीज को लिख सकते हो, ए इज बिलोंग्स टू ए। मतलब आपका जो स्मॉल ए होगा वो किससे बिलोंग करेगा, ए से बिलोंग करेगा। ए इज बिलोंग्स टू ए, आप ऐसे लिख सकते हो क्योंकि सेट ए का एलिमेंट है स्मॉल ए। ठीक है, which means that belong to A और that is an element of A। मतलब belong भी कर रहा है और क्या है, that is an element of, और वो उसका A का स्मॉल ए कैपिटल ए का एलिमेंट भी है, ये बोल सकते हो आप। ठीक है, नेक्स्ट है आपका इफ ए डज नॉट बिलोंग्स टू ए, वी राइट ए डज नॉट बिलोंग्स टू ए। मतलब अभी जब अब फर्स्ट वाली लाइन में हमने क्या लिखा, अगर कोई भी ए बिलोंग्स कर रहा है सेट ए से, मतलब आपका स्मॉल ए बिलोंग कर रहा है सेट ए से, तो आप क्या लिखोगे, ए बिलोंग्स टू ए, ये लिख लोगे। लेकिन अगर यहीं पे आ जाए कि ए जो आपका स्मॉल ए है वो सेट ए से बिलोंग नहीं कर रहा है, तब आप क्या लिखोगे, ए डज नॉट बिलोंग्स टू ए, आप ये लिख सकते हो। आइए इसको एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। ठीक है, एग्जांपल है आपका सेट ऑफ ऑल ऑड नेचुरल नंबर लेस देन 10। हमें यहाँ क्या कहते हैं, बता तो दिया है कि हमें किसका सेट लेना है, ऑड नेचुरल नंबर्स का, बट हमें लिमिट भी लगा दिया है कि कहाँ तक के, लेस देन 10। मतलब लेस देन 10 तक के हमको सेट ऑफ ऑल ऑड नेचुरल नंबर्स लिखने हैं। ठीक है, ऑड नेचुरल नंबर लिखेंगे तो इसको आइए सॉल्व करते हैं, इसको देखते हैं कैसे सॉल्व करेंगे। सबसे पहले तो ये जान लीजिए कि क्या कहते हैं, जो आपका सेट होगा, सेट को आप किस में लिखोगे, क्या कहते हैं, करली ब्रैकेट में। हमेशा उसका सेट को किस में लिखोगे, आप करली ब्रैकेट में लिखोगे। अगर आप करली ब्रैकेट में नहीं लिख रहे हो तो आप भले ही आप आंसर सही लिखे हो, कलेक्शन सही लिखे हो, आपका वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट का कलेक्शन है, सब कुछ सही है, पर वो चीजें आपकी गलत हो जाएंगी जब आप ये करली ब्रैकेट का यूज नहीं करोगे। तो ऑल ऑड नेचुरल नंबर्स लेस देन 10, हमको क्या लेना है, ऑड नेचुरल नंबर लेना है। और कहाँ कैसे तक के ऑड नेचुरल नंबर लेना है, जो लिमिट लगी है हमारी कहाँ तक की है, लेस देन 10 तक की होनी चाहिए। तो लिख लेते हैं, फर्स्ट से काउंट कर लेते हैं। आपका 1 हो गया, 2 छोड़ के 3 4 5
6 नहीं होगा, 7 और 9 ये आपके ऑड नेचुरल नंबर हो गए। तो कहाँ तक के? 10 तक के होने चाहिए, मतलब 10 से ज्यादा नहीं होना चाहिए। और क्या होना चाहिए? ये ऑड नेचुरल नंबर भी है, लेस देन 10 भी है। तो ऐसे आप अपने सेट्स को लिख सकते हो। ये था एक एग्जाम्पल, इसके थ्रू हमने इस चीज को समझा। होप आपको चीजें समझ आ रही होंगी। नेक्स्ट देखते हैं। सेकेंड टॉपिक है हमारा कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट। कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट क्या होता है ये देख लेते हैं हम। हमारा है टॉपिक कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट। लेट ए एंड बी टू अ नॉन एम्प्टी सेट, मतलब ए और बी, जो आपका ए है और बी है वो क्या है? नॉन एम्प्टी सेट है। द सेट ऑफ ऑल ऑर्डर्ड पेयर, मतलब आप उसके जो सेट होंगे, जो ऑल ऑर्डर्ड पेयर होंगे वो ए होंगे और बी होंगे, दोनों होंगे, ठीक है। सच दैट ए, आपका ए किससे बिलोंग करेगा? ए इस वाले ए से बिलोंग करेगा और बी इस वाले बी से बिलोंग करेगा। दैट ए बिलोंग्स टू ए एंड बी बिलोंग्स टू बी, ठीक है। बी बिलोंग्स टू बी, कॉल्ड द कार्टेशियन प्रोडक्ट। और इसको क्या बोलेंगे आप? कार्टेशियन प्रोडक्ट बोलेंगे। और कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट ए विथ सेट बी, सेट ए के साथ होगा और सेट बी के साथ होगा, और ये सारे आपके क्या होंगे? ऑर्डर्ड पेयर्स होंगे, ठीक है। और इसको कैसे आप डिनोट कर सकते हो? ए इंटू बी से आप इसको डिनोट कर सकते हो। इसको कैसे करेंगे ये चीजें अभी एक एग्जांपल के थ्रू हम समझेंगे, ठीक है। अब ऐसे एक फॉर्मूले में इसको कैसे लिख सकते हो कार्टेशियन प्रोडक्ट को? ए इंटू ए है, जहां पे ये वाला ए आपका स्मॉल ए बिलोंग करेगा इससे, और ये वाला ए इस बी से, कैपिटल बी से बिलोंग करेगा। यही कहलाएगा आपका कार्टेशियन प्रोडक्ट। ए इंटू ए में कितने ऑर्डर्ड पेयर आएंगे वही आपका कहलाएगा, क्या कहते हैं? कार्टेशियन प्रोडक्ट। सेट ऑफ ऑल ऑर्डर्ड पेयर्स वही कहलाएगा आपका कार्टेशियन प्रोडक्ट। एक एग्जांपल के थ्रू इसको हम अच्छे से समझते हैं। ये था आपका इसका डेफिनेशन। अगर आपका ए एंड बी बिलोंग्स बी टू अ नॉन एम्प्टी सेट, मतलब ए और बी आपका दो नॉन एम्प्टी सेट है। द सेट ऑफ ऑल ऑर्डर्ड पेयर, उसमें जितने भी ऑर्डर्ड पेयर के जो सेट होंगे सच दैट वो किससे बिलोंग करेंगे? ए बिलोंग करेगा, स्मॉल ए बिलोंग करेगा ए से, और क्या कहते हैं? स्मॉल बी बिलोंग करेगा कैपिटल बी से। उसी को क्या बोलेंगे आप? कार्टेशियन प्रोडक्ट बोलेंगे। और इसको कैसे डिनोट किया जाता है? ए इंटू बी से डिनोट किया जाता है। और ए में ए के जो सारे ऑर्डर्ड पेयर्स और बी के जो सारे ऑर्डर्ड पेयर्स होंगे वो उसी से बिलोंग करेंगे, ठीक है। इसको एक फॉर्मूले में हम ऐसे लिख सकते हैं, ए इंटू ए, और जहां पे ए आपका बिलोंग करेगा इस वाले ए से और बी बिलोंग करेगा इस वाले बी से। इसको एक एग्जांपल के थ्रू हम अच्छी तरीके से समझते हैं। क्या कहते हैं? ये है आपका एग्जांपल कार्टेशियन प्रोडक्ट का, कि कार्टेशियन प्रोडक्ट को आप कैसे सॉल्व करोगे। आइए देखते हैं सोल्यूशन, ठीक है। हमारे पास ए में कौन कौन से एलिमेंट है? 1 3 5, और बी में कितने एलिमेंट है? 2 एलिमेंट है, ठीक है। अब इनका हमें निकालना है कार्टेशियन प्रोडक्ट। सबसे पहले हमें क्या निकालना है? ए इंटू बी निकालना है। तो हम ए लिखेंगे और बी लिखेंगे। ए में सारे कितने एलिमेंट है उसको लिख लेते हैं। 1 है, 3 है, 5 है। बी में कितने एलिमेंट है हमारे पास? 2 है और 3 है। अब इसका ए इंटू बी निकालना है हमें, ठीक है। ए का जो आपका रिलेशन होगा इसके साथ भी होगा और इसके साथ भी होगा, मतलब क्या कहते हैं? ए इंटू 2, ए और 2 जो आपके ऑर्डर्ड पेयर्स बनेंगे। ए और 2 के साथ भी होगा और 3 के साथ भी होगा। जो 3 है 3 का भी 2 के साथ होगा और 3 के साथ भी होगा। तो 3 2 3 3, ठीक है। फिर 5 का 2 के साथ होगा और 3 के साथ भी होगा। तो 5 2 और 5 3। तो ऐसे आपका क्या कहते हैं? ए इंटू बी बनेगा। फिर उसके बाद क्या बनेगा आपका? बी इंटू ए। आपको बनाना है बी इंटू ए। तो बी में कितने हैं? 2 है और 3 है, और इसमें कितने हैं? 1 है, 3 है और 5 है, ठीक है। क्या कहते हैं? आपको बनाना है बी इंटू ए, ठीक है। 2 का 1 के साथ भी होगा, 3 के साथ भी होगा, 5 के साथ भी होगा, मतलब 2 1 2 3 2 5। फिर 2 का 1 के साथ भी, 3 के साथ भी, 5 के साथ भी। तो 3 1 3 3 और 3 5। ऐसे आप क्या कहते हैं? किसी का कार्टेशियन प्रोडक्ट निकाल सकते हैं। हमने a इंटू बी का निकाला, a इंटू बी का निकाला तो a का रिलेशन 1 के साथ, 3 के साथ, 3 का 2 के साथ, 3 के साथ, फिर 5 का भी 2 के साथ और 3 के साथ, ठीक है। कितने? 1 2 3 4 5
1 2 3 4 5 6 ऑर्डर्ड पेयर हमारे यहाँ पे बने। ठीक है, जब हमने b इंटू ए किया तो 2 का 1 के साथ, 2 का 3 के साथ, 2 का 5 के साथ, 3 का 1 के साथ, 3 का 3 के साथ और 3 का 5 के साथ। b इंटू ए में कितने ऑर्डर्ड पेयर हमारे बने हैं? 1 2 3 4 5 6, इसमें भी 6 ऑर्डर्ड पेयर बने। ऐसे आप किसी का कार्टेशियन प्रोडक्ट निकाल सकते हैं। जैसा कि हमने देखा कार्टेशियन सेट देख लिया हमने क्या होता है, कार्टेशियन प्रोडक्ट देख लिया हमने क्या होता है। अब बारी है रिलेशन की, जो हमारा मेन टॉपिक है कि रिलेशन क्या होगा। ठीक है, हमने सेट देख लिया सारे, और क्या कहते हैं, जो वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट का वेल डिफाइंड कलेक्शन होगा वो आपका सेट कहलाएगा। कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या कहलाएगा? सेट ऑफ ऑल ऑर्डर्ड पेयर, मतलब सारे ऑर्डर्ड पेयर का जो सेट होगा वो क्या कहलाएगा? आपका कार्टेशियन प्रोडक्ट कहलाएगा। अब रिलेशन क्या होगा? रिलेशन में आपका कैसे रिप्रेजेंट करेंगे चीजों को? R इज अ सबसेट ऑफ A इंटू B, ऐसे लिखेंगे। ठीक है, रिलेशन का कोई भी आप, अगर आपको उसको कॉन्सेप्ट को लिखना है तो कैसे लिखोगे आप? R इज अ सबसेट ऑफ A इंटू B। और ऐसे भी हो सकता है, जरूरी नहीं R सबसेट हो A इंटू B का, R फाई भी हो सकता है, R एक कार्टेशियन प्रोडक्ट R इक्वल्स टू A इंटू B भी हो सकता है। ठीक है, ऐसा भी हो सकता है। आइए समझते हैं इसको कैसे। लेट A एंड B टू नॉन एम्प्टी सेट, आपका क्या कहते हैं, A और B दो नॉन एम्प्टी सेट है। नॉन एम्प्टी सेट और एम्प्टी सेट क्या होते हैं? एम्प्टी सेट मतलब उस एलिमेंट के जो उस सेट का कोई भी एलिमेंट उससे बिलोंग नहीं करता हो, वो कहलाएगा आपका एम्प्टी सेट। और उसमें क्या कहते हैं, कोई एलिमेंट ना हो, फिर जिसमें सारे एलिमेंट होंगे और उससे बिलोंग करते होंगे तो वो क्या कहलाएंगे? आपके नॉन एम्प्टी सेट। तो मतलब उसमें नॉन एम्प्टी सेट है, मतलब उसमें एलिमेंट्स हैं। ठीक है, देन ए रिलेशन फ्रॉम सेट ए, मतलब ए का रिलेशन सेट ए से हो, A सेट टू B इज सबसेट ऑफ A इंटू B। कैसे इसको रिप्रेजेंट करेंगे ये देख लेते हैं। A सबसे पहले कैसे, आपको ऐसे थ्योरी के फॉर्म में लिखी हुई आएगी क्वेश्चन, आपको ऐसे छोटे शॉर्ट फॉर्म में लिखना होगा। ठीक है, कैसे लिखेंगे? A रिलेशन R फ्रॉम सेट A टू सेट B, A रिलेशन R फ्रॉम सेट A टू सेट B, ऐसे आपको लिखना होगा। फिर उसके बाद आप कैसे लिख सकते हो? और फिर लिखा हो इज अ सबसेट ऑफ A इंटू B, और कैसे लिखोगे? अगर और सबसेट भी है A इंटू B का, तो R रिलेशन सबसेट ऑफ A इंटू B, ऐसे आप लिख सकते हो। R का रिलेशन है A टू B के साथ, फिर उसके बाद R का सबसेट है A इंटू B के साथ, आप ऐसे इसको रिप्रेजेंट कर सकते हो। सेकेंड में क्या लिखेंगे आप? देखिए, थस R इज अ रिलेशन फ्रॉम A टू B, R का रिलेशन कहाँ से है? A से और B से है, तो यही चीज है। फिर से आप यही लिख सकते हो, R इज अ सबसेट ऑफ A इंटू B, ऐसे आप इसको रिप्रेजेंट कर सकते हो और लिख सकते हो। थर्ड क्या है? इफ A एंड B बिलोंग्स टू R, मतलब आपका A और B बिलोंग कर रहा है कहाँ से? R से बिलोंग कर रहा है, देन वी कैन से दैट A इज रिलेटेड टू B। फिर क्या बोलेंगे? A और B अगर बिलोंग कर रहा है R से तो A इज रिलेटेड टू B। कैसे लिखेंगे आप? A is related to B, आप ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, समझ गए आप कि कैसे रिलेशन को रिप्रेजेंट करेंगे, कैसे रिलेशन के सबसेट को रिप्रेजेंट करेंगे, और A रिलेटेड टू B है तो उसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, ये सारी चीजें। आइए नेक्स्ट देखते हैं। जैसा कि हम देख रहे थे कि आपका कोई भी एलिमेंट है, ठीक है, कोई भी एलिमेंट दिया हुआ है A एंड B, वो किससे बिलोंग कर रहा है? R से बिलोंग कर रहा है, तो R बिलोंग्स टू R से रिलेट कर रहा है, तो R रिलेटेड टू B, हम ऐसे लिख दे रहे थे। अब अगर ये इससे रिलेटेड नहीं है तो कैसे लिखेंगे हम? If A and B does not related to R, does not related to R, A is not related to B, मतलब यहाँ पे बताना है A is not related to B यहाँ पे। ठीक है, तो आप कैसे राइट कर सकते हो? A is not related to B। अगर आपको लिखना है A is related to B, A is related to B, आप ऐसे लिखोगे। ये not related to है और ये related to है। अब नेक्स्ट देखते हैं, if A and B are finite set, आपका A और B क्या है? फाइनाइट सेट है। ठीक है, कंसिस्टिंग ऑफ mn, क्या कंसिस्ट उसमें एलिमेंट कैसे कंसिस्टिंग mn एलिमेंट्स, और उसमें कौन से एलिमेंट्स कंसिस्ट हो रहे हैं? m और n एलिमेंट आपके उसमें कंसिस्ट हो रहे हैं, और क्या है? A एंड B फाइनाइट सेट है। ठीक है, देन टोटल नंबर ऑफ रिलेशन फ्रॉम A टू B, जो आपका टोटल नंबर बनेगा A और B से,
ठीक है। ए और बी से रिलेशन का टोटल नंबर क्या बनेगा आपका 2mn, 2mn के फॉर्म में ही बनेगा। अगर आपका ए एंड बी आर फाइनाइट सेट है कंसिस्टिंग mn एलिमेंट, उसमें ए और बी फाइनाइट सेट है और m और n एलिमेंट कंसिस्ट कर रहे हैं उसमें, ठीक है, देन टोटल नंबर ऑफ रिलेशन आपका ए टू बी क्या बनेगा 2mn के फॉर्म में बनेगा। ये सारा हमारा कॉन्सेप्ट था। क्वेश्चन को समझने के लिए ये सारी चीजें हमें पता होनी चाहिए। अगर ये सारी चीजें हमें नहीं पता होंगी तो हम क्वेश्चन को सॉल्व करने में हमें बहुत प्रॉब्लम होगी। चीजों को हम नहीं जानेंगे तो कुछ भी गलत सही कर देंगे, ठीक है। तो सबसे पहले कॉन्सेप्ट को समझेंगे कि हमें क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करना है, क्वेश्चन मतलब हमें समझाना क्या चाहता है, ठीक है। ऐसे इस सारे क्वेश्चन में, मतलब इस टाइप के क्वेश्चन में आपको कैसे नंबर्स के फॉर्म में या फिर लिख के क्वेश्चन नहीं आते हैं, थ्योरी के फॉर्म में क्वेश्चन आएंगे। कहीं कहीं थोड़ा बहुत नंबर वगैरह लिखा रहेगा तो उसको आप सॉल्व करेंगे। थ्योरी के फॉर्म में आपको क्या कहते हैं क्वेश्चन आएंगे, आप उसको पहले समझेंगे कि ये क्वेश्चन बोलना क्या चाहता है, फिर उसको सॉल्व करेंगे। आइए इसको एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। ये आपका एक एग्जाम्पल है, इसके थ्रू हम समझते हैं, ठीक है। लेट ए, आपका ए सेट है, ठीक है, उसमें कौन कौन से एलिमेंट है 1 2 3 4 5 एलिमेंट्स हैं, ठीक है। सेट बी में कौन से एलिमेंट है आपके 1 4 5, 3 एलिमेंट इसमें है, 5 एलिमेंट उसमें है। लेट आर बी अ रिलेशन इज लेस देन, मतलब आर का रिलेशन है कितना है, इज लेस देन फ्रॉम ए टू बी, ए टू बी से लेस देन है रिलेशन आर इज द एलिमेंट ऑफ आर, और उसमें एलिमेंट है आर, ठीक है। उसको सॉल्व करते हैं, क्या बोलना चाहता है क्वेश्चन और क्या बोल रहा है, ठीक है। सबसे पहले तो इसके कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालेंगे हम a इंटू बी। ए इंटू बी में आपके सारे ऑर्डर्ड पेयर्स आ जाएंगे, लेकिन अगर यहाँ पे ये सबसेट लिख दिया है तो मतलब वो लिमिट लगा दिया, उसको कितना चाहिए, इज लेस देन फ्रॉम ए टू बी, ए टू बी से लेस देन ही होना चाहिए, ठीक है। इसमें जो आपका ये सबसेट लग जाता है, मतलब लिमिट लग जाता है, वो कुछ चीजें ही लेना चाहता है, उसको पूरा नहीं चाहिए। ए इंटू बी में तो सारा आपका ऑर्डर्ड पेयर आ जाएगा, लेकिन उसको क्या चाहिए, इज लेस देन फ्रॉम ए टू बी, जो आपका बी होगा ए होगा बी से लेस देन होना चाहिए, ठीक है। आइए देखते हैं। सबसे पहले तो हम ए इंटू बी निकाल लेते हैं। आपका ए इंटू बी क्या होगा, सबसे पहले 1 का 1 से, ठीक है, 1 1 1 फिर 1 का 4, 1 का 5, ठीक है, और 2 का 4 से, 2 का 1 से, 2 का 4 से, 2 का 5 से, फिर 3 का 1 से, 3 का 4 से और 3 का 5 से। फिर हमारे पास क्या आ रहा है 4 का 1 से, 4 का 4 से, 4 का 5 से, हाँ सही है, 5 का 1 से, 5 का 4 से और 5 का 5 से। हमारे लगभग 15 एलिमेंट्स बनेंगे, ठीक है, 15 ऑर्डर्ड पेयर्स बनेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, मतलब हमारे कितने ऑर्डर्ड पेयर बने 15 ऑर्डर्ड पेयर। बट ये आंसर नहीं होगा कि आपके जो ऑर्डर्ड पेयर आए 15 ऑर्डर्ड पेयर, ये तो हमने ऑर्डर्ड पेयर निकाला है कि कितने ऑर्डर्ड पेयर होंगे, तो हमारे 15 ऑर्डर्ड पेयर निकल गए। अब हमको क्या लेना है कि जो आपका बी होगा, ए होगा, वो बी से क्या होना चाहिए, लेस देन होना चाहिए, ठीक है। रिलेशन आपका सबसेट क्या होना चाहिए, ए इंटू बी लेस देन होना चाहिए। ले लेते हैं, क्या होगा, ये नहीं, ए वाला नहीं होगा, ये इससे लेस देन है, ये भी, हाँ 4 1 से तो लेस देन होता है, ठीक है, 1 4 ले लिए। फिर ये वाला 1 5 ले सकते हैं, फिर ये नहीं होगा आपका, ये वाला हो सकता है। आपका ए लेस देन होना चाहिए बी से, ये भी हो सकता है, 2 और 5 हो सकता है, और 3 1 नहीं होगा, ये वाला हो जाएगा, 3 4, ये वाला भी हो सकता है, 3 5, फिर उसके बाद ये वाला नहीं होगा, ये वाला भी नहीं होगा, ये वाला हो सकता है 4 और 5, बस इतना ही होगा, बाकी आपके कोई भी नहीं होंगे, क्योंकि ये वाले ज्यादा है, ठीक है। जो आपका बी होगा वो ज्यादा है, लेकिन बी ज्यादा होना चाहिए, क्या कहते हैं आपका ये वाला ए वाला इससे लेस देन होना चाहिए, ये वाला कम हो जा रहा है और ये ज्यादा हो जा रहा है, ठीक है। तो आपके इसमें क्या कहते हैं, जो ये क्वेश्चन बोलना चाहता है उसको कौन कौन सा ऑर्डर्ड पेयर सेटिस्फाई करेगा, 1 4 1 5 2 4 2 5 3 4। इसमें सारे में नोटिस करिए, ये क्या है, ये ग्रेटर है, ये स्मॉल है, ये ग्रेटर है, स्मॉल है, मतलब ये मोर देन है और ये लेस देन है। तो ये इसमें जो आपका ए होगा वो लेस देन ही होना चाहिए बी से, ये इसमें लिमिट लगा के हमें बताया था कि इज लेस देन फ्रॉम ए टू बी, तो यही होगा आपका आंसर, ठीक है। वो कितना होगा 1 2 3 4 5 6 7
2 4 6 7 7 होंगी ये, ठीक है। ये था, आपने होप आपको ये सारी चीजें समझ में आ रही है। एग्जाम्पल के थ्रू हमने ये समझाया कि कैसे इसका रिलेशन इससे बनेगा और कैसे ये बिलोंग करेगा एक दूसरे से, मतलब कैसे आप इसको ऑर्डर्ड पेयर निकाल सकते हो, कैसे फिर आप इसका क्या कहते हैं, ये वाले जो ये पूछ रहा था कि इसको लेस देन फ्रॉम A to B चाहिए था तो आप इसको दे दिए, ठीक है। R इज ए सबसेट ऑफ A into B, तो आप इसको लिख दिए, ठीक है। ऐसे आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। होप आपको सारी चीजें समझ में आ रही होंगी और इसका नेक्स्ट पार्ट देखने के लिए हमारे क्या कहते हैं यूट्यूब चैनल पे आप विजिट कर सकते हैं। होप आपको सारी चीजें समझ में आई होंगी, तो डू लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब।